इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 का एक्सेप्टेंस टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस पर देख लेते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या दी हुई है। सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies assent thereto, proposal is said to be accepted। एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है? जब जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो अगर अपनी असेंट दे देता है, अपना कंसर्न दे देता है, तो वो उसे बोला जाता है कि ये एक्सेप्टेंस है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, फॉर एग्जाम्पल इफ ए offers to sell his car to B for 2 lakh, here proposal is made to B। यहाँ पे जैसे ए ने ऑफर किया बी को 2 लाख रुपए में अपनी कार सेल करने के लिए, और जो बी है उसने ए ने प्रपोजल दिया बी को और बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड इज बी इन द अबव एग्जांपल, एंड इफ बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट ऑन द प्रपोजल, अगर बी अपनी कंसेंट दे देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। रूल्स क्या है रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस? क्या रूल्स हैं जब एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड मानी जाएगी? अगर एक्सेप्टेंस जो है वो कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है अगर वही एक्सेप्टेंस देता है तो जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी। देन उसके बाद क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज आल्सो expressed in some unusual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly। इससे ये क्लियर हो रहा है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब जैसे ऑफर दिया गया है एज इट एज एक्सेप्ट होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एम ऑफर करता है टू सेल हिज लैंड टू एन 280 में, देन एन रिप्लाइड प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज द चेक ऑफ ₹80 ओनली। उसने 280 का डिमांड किया था बट उसने 80 ही पे किया है, इनक्लोज किया है चेक। ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 ईच। इट वाज हेल्ड दैट एन कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज नॉट अ क्वालिफाइड वन। क्योंकि एज इट एज एक्सेप्टेंस नहीं मिली है तो ये अनक्वालिफाइड हो जाएगा, तो ये क्या है? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी आपको अगर प्रपोजल दिया गया है तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट ही होनी चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। कहने का क्या मतलब है? टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, किसी तरह की कंडीशन के साथ अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन या डिफरेंट कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ये इसे हम क्या मानेंगे? नो एक्सेप्टेंस। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल। कि अगर जैसे 1 लाख की डिमांड की गई, आपने 50 में ही एग्री किया, तो वो क्या है? काउंटर एक्सेप्टेंस है या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाए। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज टू materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him। ठीक है। उसके बाद क्या है? इफ ही डज नॉट हैव द नॉलेज दिस देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरी को नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि ऑफरी को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे ऑफर दिया गया है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो एक्सेप्ट तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इफ ही डज नॉट हैव द नॉलेज देन कैन बी नो एक्सेप्टेंस। अगर नॉलेज ही नहीं होगी ऑफरी को, जिसको ऑफर दिया गया है, तो उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिलेट स्पेशली टू द ऑफर मेड, और स्पेशली उस ऑफर के लिए ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देन ओनली इट कैन मटेरियलाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। द अब पॉइंट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे बी है, अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे। ठीक है। कोल की सप्लाई के लिए उसने क्या कहते हैं, ड्राफ्ट सेंड किया। ठीक है। फॉर इज एक्सेप्टेंस द मैनेजर रोट द, मैनेजर ने अप्रूवल दे दिया है ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉअर ऑफ द टेबल। ठीक है। उसने फिर ड्रॉअर में रख दिया है। इंटेंडेड टू सेंड इट टू द कंपनी सोलिसिटर्स फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अपॉन। ठीक है। उसने ड्रॉअर में
ठीक है, टू ड्रॉप ऑन बाय ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन इन ड्रॉर, पर वो जो है वो एग्रीमेंट जो है ड्रॉर में ही रहा। हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। द मैनेजर हैज नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने जो है एक्सेप्टेंस ही कम्युनिकेट नहीं की है। जो एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। अगर रिटर्न में एक्सेप्टेंस के लिए प्रिस्क्राइब है तो रिटर्न में, ओरल में, जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड मोड होगा उस मोड में ही एक्सेप्टेंस दी जाएगी। व्हेन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस prescribed है, it must be accepted in the manner. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted, otherwise not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance। कहने का क्या मतलब है, if the offerer prescribes acceptance through messenger and the offeree sends acceptance by email, there is no acceptance। अगर प्रिस्क्राइब की गई है और उस फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed, but if the offerer failed to do so, उसके बाद भी ऑफरर फेल हो जाता है, it is presumed that he has accepted the acceptance and a valid contract will arise। टाइम क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जिस टाइम लिमिट में एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए थी उसी टाइम लिमिट में ही अगर दी गई है तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी वैलिड, वरना नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर जिसको ऑफर दिया गया है वो साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी। ठीक है, ऑफरी के साइलेंस से नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है हिज ऑफरी और हिज फेल्यू टू आंसर, अगर वो आंसर नहीं कर पाता, अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस। अनटिल एंड अनलेस जो ऑफरी है वो इंडिकेट कर दे कि जो साइलेंस होगी उसकी वही जो है एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, तब तक उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ऑफर टू, जैसे एफ अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स ऑफ ₹30 सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माई ऑफ एट 30। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल। ही टोल्ड हिज ऑक्शनरी बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। बाय मिस्टेक द ऑक्शनरी sold the horse. F sued him for conversion of his property. Held F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him। क्योंकि जो F था उसने अपनी क्योंकि F को इसमें स्यू नहीं कह सकता क्योंकि उसने जो है जो अपना एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट ही नहीं किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट implied acceptance। कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitute an acceptance of the proposal। This section provides that acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance, verbal or written communication, when the proposal performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitute acceptance। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट के थ्रू भी दी जा सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न या ओरल में ही देना है।